हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा जिस बेसब्री से उम्मीदवारों का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही नामांकन का काम भी अब पूरा हो चुका है। साथ ही सभी पार्टियों ने जीत के दावे भी कर दिए, लेकिन जीत किसको मिलेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जरा इस इंतजार को अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बड़ौदा सीट पर कब किसका कब्जा रहा है और साल दर साल अब जो जीत का जो आंकड़ा था वो किस तरीके से था, कब यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल यहां पर काबिज रहा, उसके बाद कैसे यहां पर कांग्रेस यहां पर काबिज हो जाती है। आज जब INLD के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ये बात जरूर कही कि इसको बिना वजह कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि असल में तो ये इंडियन नेशनल लोकदल का ही गढ़ है। बहुत सारी चीजें हैं, जरा सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। काफी जद्दोजहद के बाद सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठा दिया और मैदान में दो दो हाथ करने के लिए उतार दिया। कुश्ती छोड़कर राजनीति में आए योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने बड़ौदा सीट से दोबारा मैदान में उतारा है। नाम के ऐलान के साथ ही योगेश्वर दत्त ने नामांकन भी कर दिया और साथ ही बड़ौदा में इस बार इतिहास दोहराने का ऐलान भी। ये कि आप देखो कि इस बार बहुत ज्यादा मतों से भाजपा पार्टियां जीती और यहाँ इस बार कमल खिलेगा, इतिहास बताइए। पिछली बार 75 पार का नारा था, अब की बार क्या है? देखिए, इस बार तो ये लड़ाई किसी मुख्यमंत्री की नहीं है, ये लड़ाई है यहाँ जनता की, बड़ौदा की जनता की, आगे विकास की। इससे पहले योगेश्वर दत्त ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन के लिए निकले। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दी। वहीं बड़ौदा हलके के बीजेपी चुनाव प्रभारी और कृषि मंत्री JP दलाल ने भी योगेश्वर दत्त के एक तरफा जीत का दावा किया है। आज के माहौल देख के किसी से मुकाबला नहीं लगता, एक तरफा जीत भाई योगेश्वर दत्त की होगी। उधर सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस ने भी बड़ौदा में इंदुराज नरवाल के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही इंदुराज नरवाल ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। इंदुराज के नामांकन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने बड़ौदा उपचुनाव जीतने का दावा किया। फैसला किया है और सब मिलजुल कर चुनाव जिताएंगे। पास में अपने 6 साल का जवाब दे दें जो यहाँ की जनता उनसे मांग रही है। ना विकास हुआ है, ना किसी वर्ग को इन्होंने कुछ दिया है। आज सारा आप देखते हैं, जहाँ भी आप जाएं, चाहे कर्मचारी हैं, PTIs हैं और हैं, सब के सब लोग इनके खिलाफ हैं और सबने हमसे वायदा किया है। जिन जिन को इन्होंने नौकरी से निकाला, सबने वायदा किया है हम बड़ौदा में आएंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। हाँ जी, जीतेंगे। जीत को लेकर पूरी उम्मीद है। हाँ। जो जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर विधायक आए हुए हैं, सब आएंगे। जो हल्के के विकास को लेकर बात कर रहे हैं कि हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार रही लेकिन कोई विकास नहीं हुआ, पता लग जाएगा। तो अभी नए कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्या लगता है कि नहीं है, पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता। उधर दीपेंद्र हुड्डा भी इंदुराज के नामांकन में पहुंचे और उन्होंने भी कांग्रेस उम्मीदवार के जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज उसी भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम एक गरीब घर से आया हुआ एक नौजवान उस भाजपा को घमंड तोड़ने का काम करेगा। बड़ौदा से जीतेंगे। जनादेश प्रदेश में परिवर्तन का जनादेश यहाँ से लेके जाएंगे। जो यहाँ से जनादेश मिलेगा, जो आशीर्वाद मिलेगा, अगर यहाँ मेरा इलाका मेरे काका ताऊ भाई अगर आशीर्वाद देंगे तो यहाँ से उस आशीर्वाद को लेकर पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाकर भाजपा की इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का, बुगुल बुझाने का काम करेंगे। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में जीत की हुंकार भर रही थी, तो दूसरी तरफ इनेलो ने भी अपने उम्मीदवार जोगिंदर मलिक के नाम पर मुहर लगाते हुए दूसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद जोगिंदर मलिक अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त दिखे।
मैं 100% आश्वस्त हूँ। ये टिकट मेरे को नहीं, ये बड़ौदा हल्का की 1,80,000 के लगभग मतदाता हैं, ये उन सभी को टिकट दी गई है। ये जोगेंद्र मलिक इसके लिए अकेला वो नहीं है, 1,80,00,000 जो मतदाता हैं ये उनके विश्वास पे ये टिकट दी है। और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बड़ी बहादुर और समझदार जनता है, वोटर हैं यहाँ के। वहीं एनएलओ उम्मीदवार के नामांकन में खुद एनएलओ नेता अभय चौटाला भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस सीट पर एनएलओ का इतिहास बताते हुए एनएलओ उम्मीदवार की जीत की हुंकार भरी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है यहाँ से लगातार 77 से लेकर के 2005 तक हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता रहा। पिछले 3 चुनाव में बड़े थोड़े कम मार्जिन से हमारा प्रत्याशी चुनाव हारता रहा। ये तो मीडिया ने एक प्रचार शुरू कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। हुड्डा का गढ़ होता तो फिर हुड्डा पहले क्यों नहीं चुनाव जीता? 2005 में तो हुड्डा की बहुत बड़ी लहर थी, तो बड़ा नारा दिया था चौधर का। उस वक्त में भी हमारा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके गया था। अब भी जो है इस चुनाव में भी हमारा ही प्रत्याशी विजयी होगा। उधर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वाले डॉक्टर कपूर नरवाल ने नामांकन तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखा। 4 मीटिंग हुई मेरी और उन्होंने यस किया, लेकिन आखिर में मेरे को जवाब दे दिया गया। नरवाल साहब, जिस तरह से आप कांग्रेस की तरफ से दावेदार माने जाते आखिरी समय तक, आखिर क्या समय में क्या हुआ? मतलब आपको टिकट नहीं मिला? क्या नहीं, टिकट नहीं मिला। टिकट तो मैं बता चुका हूँ पहले। मेरे को इन्होंने ग्रुपबाजी का मेरे को लोगों से वो करने का एक बना दिया और उन्होंने मेरे को टिकट काटने का काम। बड़ौदा में पूरी तरह से चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी सियासी पार्टियां जीत के लिए दांव पेच चलनी शुरू कर दी है, लेकिन जनता किसको बड़ौदा का बादशाह बनाएगी, इसके लिए 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब स्थिति साफ होगी। लेकिन सियासी वार पलटवार और जीत हार के दावे जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ौदा के मैदान में अब योद्धा उतर चुके हैं और हर राजनीतिक दल की तरफ से अपने योद्धा को उतार दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जीत किसको मिल पाती है, और इन्हीं सवालों के साथ जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है योगेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जरा जल्दी से मैं सुदेश कटारिया जी आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज के इस नामांकन के बाद, क्योंकि माथापच्ची तो बहुत समय से चल रही थी, नाम को लेकर के इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था, तो मंथन तो चल रहा था, लेकिन डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत में अगर नाम की घोषणा कर दी जाए तो कहीं बगावत होने लगे या जिसको टिकट ना मिले वो सामने आकर के, जैसा हुआ डॉक्टर नरवाल सामने आ गए, निर्दलीय उम्मीदवारी उन्होंने ठोक दी। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का चयन किया है, उसके बाद कांग्रेस ने, उसके बाद INLD ने किया है। और जिस प्रकार से हमारे बड़ौदा के पहलवान योगेश्वर दत्त जी हरियाणा नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश में अपनी प्रतिभा के बल पर जिस प्रकार से देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है, उसी तर्ज पे बड़ौदा में भी बड़ी जीत के अंतर से कमल खिलाने का काम करेगा। बड़ौदा की जनता आज विकास के नाम पर, माननीय मनोहर लाल जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आतुर है कि कब चुनाव हो और कब हम मतदान करें। सर, जिस प्रकार से कोई भी चुनाव जीतने के लिए हर समीकरण को देखा जाता है। योगेश्वर दत्त, जो कि पहले भी आपने मैदान में उतारा था लेकिन जीत नहीं दिला पाए थे, बहुत कम मार्जिन रहा था हार का, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए थे, तो अब ऐसे में दोबारा से उनके ऊपर दाव लगाना, आपको लगता है कि दोबारा से जो समीकरण हैं, अलग अलग तरीके से समीकरण जब साधे जाते हैं, और राजनीतिक लोग तो खास करके हर एक चीज को बहुत नाप तोल करके वहां देखते हैं, तो आपने क्या देखा? देखो, तो परिस्थितियां बदलती रहती है। जिस प्रकार से उस समय हालात बड़ौदा के थे, उस समय प्रदेश के हालात अलग थे, आज प्रदेश के हालात अलग हैं।
आज बड़ौदा वासी नहीं, पूरे प्रदेश वासियों ने आकलन करके देख लिया कि कौन आपका विकास कर सकता है, कौन इलाके का विकास कर सकता है, कौन युवाओं, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे सकता है। कोई अगर योग्यता के आधार पर नौकरी दे सकता है तो किसने दी? आप आकलन करके देखिए। पिछले 40 साल का ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल रहा, पर्ची और खर्ची चलती थी। आज प्रदेश में जब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को आए, दूसरा टर्नओवर हो गया है, तो हर बेरोजगार युवा ताकता है कि कब हमारी वैकेंसीज निकले और अब कब हम आवेदन करके योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का काम करें। किसने किसानों के हित में काम किए, किसने हर वर्ग के हित में काम किया। अगर विकास चाहती है बड़ौदा की जनता, और आज शुभेंदु जी बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया है विकास के नाम पर, माननीय मनोहर लाल जी के नाम पर चलने का, और योगेश्वर दत्त जी को जिस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परचम लहरा के उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है खेल के मैदान बड़ौदा में भी। बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, जरा इस बात को साफ कीजिए कि डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम को लेकर कांग्रेस बीते कुछ समय से मंथन कर रही थी, बहुत जोर से चल रहा था नाम, लेकिन आखिर में आपने प्रसाद किसी और को दे दिया, लाइन में कोई और लगा था। ऐसी बात नहीं है। जहां टिकट देने की बात थी, मैंने कल भी बयान दिया था, पार्टी के अंदर जो भी कार्य करता है कांग्रेस की टिकट कांग्रेस पार्टी उसको देगी। पार्टी में आना जाना चला रहता है, कोई भी आदमी किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। ये हमने जो बड़ा कैंडिडेट उतारा है, ये हमारा बहुत सीनियर और बहुत पुराना साथी है। पिछली बार भी नरवाल जी ने टिकट मांगी थी, पिछली बार टिकट नहीं मिल पाई, मगर बात है मुद्दे की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे मेरे साथी बीजेपी नेता कह रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इनकी ऐसी पोजीशन है, आज गांवों में घुस नहीं सकते। इनके मंत्री, कोई नेता बड़ौदा चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो उनका काले झंडे दिखाकर जोरदार स्वागत किया जाता है। किस बात की वोट मांग रहे हैं? दुनिया भर की बेरोजगारी। चलिए ठीक है, योग्यता के आधार पर 80,000 नौकरियां, मैं तो अभी योग्यता के आधार पर उम्मीदवार के नाम को लेकर के ही सिर्फ यहाँ पर जिक्र कर रहा था सर। करते हैं रोजगार की, ठीक है, पर्ची और खर्ची मशहूर थी आपके कार्यकाल में, आप रोजगार की बात करते हैं। 80,000 बजरंग जी, बजरंग दास जी, ठीक है सर, एक मिनट, एक एक करके मैं जरा वापस उस विषय पर आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं उम्मीदवारों के नामों को लेकर ही बात कर रहा हूं सर। बजरंग जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि डॉक्टर कपूर नरवाल, क्या कांग्रेस पार्टी में इस नाम को लेकर के चर्चा चल रही थी या नहीं? सिर्फ आप इतना बता दीजिए। डॉक्टर कपूर नरवाल, क्या इस नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन किया जा रहा था या नहीं कि उनको मैदान में उतारा जाए? मंथन की बात नहीं थी। उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट चुनाव लड़ना चाहता हूं, कृपया मुझे टिकट दी जाए। वो हर एक आदमी किसी से भी मांग कर सकता है, मगर हमारा वो तो बीजेपी में है, फैसला था पार्टी के अंदर। नहीं, वो तो बीजेपी में है, मैं यही इसीलिए पूछ रहा हूं सर आपसे। छोड़ के बीजेपी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। अप्लाई किया, हाँ, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे कि जब तक वो बीजेपी में थे, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर उन्होंने अप्लाई किया। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, उन्होंने पता लग गया बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, मेरी जमानत जब्त होगी, मैं बुरी तरह हारूंगा, इसलिए अपना पेंडा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो 100%। और आप भी उस नाम को लेकर के अपनी पार्टी में मंथन करने लगते हैं जो किसी दूसरे राजनीतिक दल में है। ऐसी बात नहीं है, मंथन नहीं हुआ। उन्होंने अपील की हमें टिकट दी जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी लड़ना नहीं चाहता। चलिए अच्छा, मैं अब आपसे दूसरा सवाल कर लेता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब तो वो निर्दलीय उम्मीदवारी ठोक रहे हैं ना, वो तो अपना नामांकन भर चुके हैं, तो अब इससे नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा? इस नुकसान सारा बीजेपी को है, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं।
कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। टिकट आपकी मांगे, कांग्रेस की सीट मंथन आपकी पार्टी में उस नाम को लेकर के चले, अगर वो इंडिपेंडेंट, अगर वो नेता खड़ा हो जाता है तो नुकसान बीजेपी को होगा। ये समीकरण कैसे है सर? चलिए ठीक है, मैं जरा योगेश जी से योगेश जी के पास आता हूं। योगेश जी, जरा इस समीकरण को, वो ये मान रहे हैं कि बीजेपी के अंदर वो नेता हैं और उसके बाद वो कांग्रेस के अंदर अप्लाई कर चुके हैं, वो ये खुद बात मान रहे हैं। कांग्रेस के अंदर उस नाम को लेकर मंथन चल रहा है जो किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, और अब वो अगर वो इंडिपेंडेंट खड़े होकर के चुनाव लड़ते हैं तो इसमें नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे। ये क्या है समीकरण? शुभेंदु जी, ना इनके पास नीति है ना इनके पास नेता है। आप देखिए, ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा कार्यकाल में कोई का नेता प्रचार करने के लिए गया, हमारी 30 स्टार प्रचारकों की सूची है और 30 व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। सुदेश जी, एक मिनट जरा योगेश जी को बोलने दीजिए, योगेश जी को बोलने दीजिए। एक्चुअली क्या है कि पहली बात तो मैं, आपने जो कहा ना सर गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब प्लीज अब हमारी सुन लो, आप एक एक करके प्लीज अब हमारी सुन लो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं विश्लेषक के तौर पे बोल रहा हूँ, कुछ मुझे बोलने दो। पहली बात तो जो आपने पहला सवाल किया था गर्ग साहब से, वो उसे दबा गए। वो सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, मैं बताता हूँ आपको। वो ये नहीं बता रहे, ठीक है पार्टी की कुछ मजबूरियां होती हैं। एक्चुअली हुड्डा जी जो पहले जो एमएलए थे जो गुजर गए, उनकी पुत्रवधू और उनके बेटे का भी नाम आया था, ठीक है। एक सांगवान साहब जो हमारे एमपी रहे हैं वहां सोनीपत से, उनके बेटे संदीप सांगवान का भी नाम था। और इनका नाम जो कपूर नरवाल की जो डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, इनका नाम भी कंसीडर्ड था और हुड्डा जी उसे बैक कर रहे थे बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन अंततः बात ये हुई, जो अभी बीजेपी वाले ताल ठोक देते हैं कि देखो भाई इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था, हमने दिया कैंडिडेट। तो अंततः पार्टी की हाईकमान ने फैसला किया कि भाई बाहर के कैंडिडेट को नहीं देंगे, आपने यहाँ किसी को भी दे दो आप। तो इसलिए वो जो है इनको इंदुराज जी को देना पड़ा टिकट, तो वो टिकट इन्होंने दे दिया है। पहला सवाल तो यही है। अब दूसरा मैं बात करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो आदमी जिस पार्टी से जुड़ा रहता है, तो उसी के वर्करों से उसका ज्यादा तालमेल रहता है और बातचीत रहती है और वो जुड़े भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा मानना है कपूर नरवाल जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब वोट टूटने की बात आएगी कांग्रेस में, तो वो अभी आए सिर्फ टिकट मांगने के लिए कि जी मुझे भी टिकट दे दो, मैं लड़ना चाहता हूं। और हुड्डा जी ने अपना जो राजनीतिक लक्ष्य साधते हैं, कई बार टिकट नहीं देनी होती, राजनीतिक लक्ष्य उन्होंने साध लिया कि कल को जरूरत पड़े, जैसे इसी चुनाव में पता नहीं कहां पे क्या गेम करा दें उनसे, ये तो मान लीजिए ना, क्योंकि हुड्डा जी बहुत तगड़े तरीके से बैक कर रहे थे उन्हें, और हुड्डा जी की तरफ से नाम ही उनका था सिर्फ, पर लास्ट मोमेंट पे फिर ये बदला है, तो हो सकता है वो यूज कर दें कहीं पे भी उनको। तो ये राजनीतिक अपनी गोटियां सेट करते हैं वो जो अपर लेवल के जो नेता होते हैं। तो एनीवे, अब हम बात करते हैं जो वोट काटने की बात है, क्योंकि कैडर बीजेपी का जुड़ा हुआ होगा उनके साथ, तो ज्यादा नुकसान तो वो उसे करेंगे। लेकिन इसके साथ में तीसरी बात करता हूं कि जो हम बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी का मैं बताता हूं अपर एज है, उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट रीजन है कि उनके जो कांग्रेस के जो जीते थे उनके 42,000 वोट थे, ठीक है। और जो बीजेपी हारी, और योगेश्वर दत्त जी जो हारे थे पिछली बार, उनके 37,000 कुछ हैं, मतलब 38,000 मान के चलो आप, ठीक है। और उसके बाद जो जेजेपी जिसने अगेंस्ट बीजेपी अपने बीजेपी वोट मांगे थे उस टाइम पे, उनके वोट 33,000 हैं। तो अगर इनको जोड़ते हैं हम तो 71,000 बीजेपी और जेजेपी के बनते हैं। लेकिन वो होगा नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि अब ये 33,000 कहां जाते हैं, ठीक है, इनका क्या रोल रहता है। इनेलो 0 हो गई थी, लेकिन आज मैं मान के चल रहा हूं जेजेपी 0 हो गई है, तो ये 33,000 किधर फ्लोट करेंगे? मैदान में ही नहीं है ना, वो तो है ही नहीं ना, ये है नहीं, छोड़ो। मैं ये कह रहा था जो बिल्कुल मैंने कहा ये सरेंडर कर दिया इन्होंने सीट ही सरेंडर कर दी। मैं एक बात करता हूं, चलो आप ठीक है मिलके चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपसे कोई बात तो करे। बीजेपी ने उनसे कोई बात नहीं की, बीजेपी ने अपना फैसला लिया, पुराना कैंडिडेट दिया, जेजेपी के लिए ड्रॉबैक हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। मैं जरा यहाँ पर सुदेश जी एक बात और जरा साफ करिए, बार बार जो बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि इसमें नुकसान तो सिर्फ बीजेपी का होगा, क्योंकि वो कैडर तो आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो आपके साथ वहां पर काम कर रहे थे। देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, अपनी पार्टी के लिए प्रति समर्पित है, अपने नेताओं के प्रति समर्पित है। जिस भी कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने पुराने कैंडिडेट को टिकट दिया, योगेश्वर दत्त जी को, वहाँ के स्थानीय हैं, मजबूत हैं, और खिलाड़ी के रूप में उन्होंने देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है।
जिस प्रकार से बड़ौदा की जनता की पुकार थी, हमने सर्वे भी करवाया। बड़ौदा की जनता चाहती थी कि योगेश्वर जी को टिकट मिले और मजबूत प्रत्याशी के रूप में हम इसको भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। उस सर्वे के आधार पर हमने योगेश्वर जी को टिकट दिया और बड़ौदा की जनता योगेश्वर जी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, विकास को चाहती है। वो चाहती है कि बड़ौदा हल्का जो पिछले 10 साल से 15 साल से पिछड़ा है उसको भी कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करे। बहुत सारी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई कि आने वाले समय में इस प्रकार से हम उसका विकास करना चाहते हैं। अगर पुरानी बात शुभेंदु जी करें, जब कृष्ण हुड्डा जी विधायक थे तो छोटी छोटी मांगों के लिए रोते रह गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसकी मांग को विधानसभा में उसका समर्थन करने का भी काम नहीं किया। जिस प्रकार से बात करें पानी की, नलकूप तक नहीं थे, हमने वहां 3 सब स्टेशन हमने लगाने का काम किया। हमने 14 गांवों में पाइपलाइन पानी की बिछाने का काम किया। हमने 3 बूस्टिंग स्टेशन लगाने का काम किया। हमने कृष्ण हुड्डा की उत्तर, अगर 10 साल के कार्यकाल की बजरंग दास गर्ग बता दे कि 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बड़ौदा का क्या विकास हुआ, तो मैं आज बता दूं कि बड़ौदा में विकास हुआ था। मैं बताता हूं बड़ौदा में हमने क्या क्या काम किया, आप बताएं। चलिए, बड़ौदा की जनता भी तो ये समझना चाहिए ना कि उनके लिए जो राजनेता आकर के टीवी डिबेट में बड़े बड़े दावे कर देते हैं, असल मायने में उनके लिए क्या हुआ है। मैं जरा बजरंग जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और इनेलो से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है, मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन बजरंग जी जरा जल्दी से जवाब, 10 साल में क्या किया? इन्होंने जो, मैं यही जवाब देना चाहता हूं, 10 साल के अंदर बड़ौदा विधानसभा के अंदर 17 बिजली घर 33 केवी के बनाए। यहां तक कि आप देख लीजिए रेलवे लाइन जींद सोनीपत बाई घुमाना बड़ौदा होकर वो रेल लाइन बिछवाई। खानपुर मेडिकल कॉलेज महिला विश्वविद्यालय जो कि साथ में लगता है वो बनाया। पानीपत से लेकर रिवाड़ी नेशनल हाईवे जो पूरा बड़ौदा से होकर निकलता है, ये कांग्रेस राज के अंदर बना। ये बोलते हमने काम करवाया। 5 साल तक मुख्यमंत्री खुद एक दिन भी बड़ौदा विधानसभा के अंदर नहीं गया और कहता है, मुख्यमंत्री कहते हैं बड़ौदा के अंदर जाकर मुझे बड़ौदा का विधायक पूछेंगे भी, आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने 2 सब स्टेशन लगाए, उनकी क्षमता बढ़ाने का काम भी हमने किया और 3 नए लगाने का काम किया। गाँव में पानी का पीने तक का पानी नहीं था, नलकूप लगाने का काम हमने किया। अरे शर्म करो बजरंग दास जी, 10 साल के कार्यकाल में जो बड़ौदा की हालात थी उसमें शर्म करो। बड़ौदा की जनता आपसे और आपके नेताओं से पूछेगी जरूर कि आप लोगों ने किया क्या। ये झूठ नहीं चलेगी बजरंग दास जी। जेपी दलाल जी वहां पर भाषण दे रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव में घेराव हो गया। आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला वो तो किसी गांव में स्पीच कर रहे हैं और इन्होंने झूठ फैला दिया कि उसको घेराव कर दिया। ये झूठ नहीं चलेगा। तो कौन लोग थे वो? नहीं, झूठ फैलाने वाले लोग कौन थे? कांग्रेसी लोग थे, ये कांग्रेसी लोग थे। यहाँ झूठ और सच की लड़ाई है। यानी कि बार बार जो कहा जा रहा है, बार बार जो कहा जा रहा है कि नहीं, विकास को चाहती है सुदेश कटारिया जी, विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि विरोध हो रहा है, आप अगर आ रहे हैं बड़ौदा के अंदर तो आपका विरोध हो रहा है, तो ये सिर्फ क्या विपक्ष का एजेंडा है? ये विपक्ष का एजेंडा है, ये सच्चाई नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो आज बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहती है। आज ठीक है, जरा मैं और भी 2 मेहमान और हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैंने बजरंग जी आपको भी जवाब देने का पूरा मौका दिया है सर। ठीक है, जरा और भी मेहमान हैं, उनको भी मौका देते हैं। सुखबीर जी जरा, ठीक है, सुखबीर जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो ये सब कुछ हो रहा है विरोध, ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आता है तो उसका विरोध हो रहा है, तो ये तो सब विपक्ष के काम है, ये सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा है कुछ नहीं। सुखबीर तंवर जी। शुभेंदु जी, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का भगवा संस्करण है। मैंने एक बार ये बात कह चुका हूँ और आज पुनः ये बात स्थापित होगी। जिस प्रकार से एक डमी कैंडिडेट कांग्रेस का आया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के पास इनका अपना कोई कार्यकर्ता बड़ौदा हल्के से चुनाव लड़ने वाला नहीं था। इसीलिए इन्होंने अतीत का जो खिलाड़ी था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लिया, जीता, देश का नाम किया, लेकिन जिस प्रकार से बड़ौदा का 6 साल में मुख्यमंत्री जी एक बारी भी नहीं गए, उससे इनका पता चल जाता कि बड़ौदा हल्के की जनता के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है।
और 75 और 85 की बात करने वाले में जिस प्रकार से 6 साल से लूट हुई है और नौकरियों की पारदर्शिता के नाम पर जब हर भर्ती में केस दर्ज हुआ है, और ये रिकॉर्ड की बात मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो धर्म और जाति के आधार पर देश और प्रदेश को बांटने वाली पार्टी है। निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल 36 बिरादरी की ना के सिर्फ पार्टी है तो एक परिवार है। ठीक है, स्थानीय ऊर्जावान युवा साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति। ठीक है, मैं जरा मनदीप बिश्नोई जी आपके पास आ रहा हूँ। आपकी प्रदेश में गठबंधन की सरकार है और आप सहयोग कर रहे हैं इस उपचुनाव के अंदर बीजेपी का, तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि पहले का जो समीकरण था कि अगर बड़ौदा के अंदर जननायक जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को जितने वोट मिले थे और बीजेपी के कैंडिडेट को जो वोट मिले थे, दोनों को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए, दोनों को अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो जो है जीत के रास्ते पर इस बार के उपचुनाव में आगे निकल जाएंगे। लेकिन परिस्थिति वो नहीं है। बार बार ये दूसरे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि अब जननायक जनता पार्टी के जो पहले वोट मिले थे, जिस तर्ज पर आपने वोट मांगे थे उस वक्त, आज वो समय नहीं है, इसलिए आपकी वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले कम है, तो सहयोग उतना तो बीजेपी को नहीं हो पाएगा। आपका क्या कहना है? शुभेंदु जी, जिस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दोनों के शीर्ष नेता कार्यकर्ता आज उपस्थित थे, उससे एक बात तो हो गया कि ये 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 है, और 1 और 1 11 का जब उसका कार्यकर्ता मैदान में जब उतरेगा और मैदान में काम करेगा तो निश्चित तौर पर जब बूथ वाइज जो बूथ वर्किंग मैन टू मैन वर्किंग होगी तो गठबंधन का उम्मीदवार वहां से जो पिछले चुनाव में दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो कहीं उससे ज्यादा भी वोट उसको प्राप्त होंगे, और कांग्रेस को तो यहाँ जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस पार्टी का दम भरा जाता था कि ओल्ड रोहतक का एरिया है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का एरिया है, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा का एरिया है, उनके परिवार का यहाँ वर्चस्व है, आज उन्होंने एक प्रकार से जो कृष्ण हुड्डा जी का परिवार है उनके साथ तो दगा किया ही किया है, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि जिस परिवार से कोई डेथ हो जाती है, बहुत छोटे क्रम के उसके परिवार के सदस्य को टिकट दी जाती है। आज कांग्रेस ने उन्हें इस लायक नहीं समझा, कांग्रेस ने अपने और किसी कार्यकर्ता को नहीं समझा, और ना ही उन्होंने पहले से गढ़ वाले क्या करते हैं, पहले टिकट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अमूमन एंड लास्ट समय पर जब नॉमिनेशन फाइल किया उससे 20 मिनट पहले उन्होंने पत्र जारी किया कि ये हमारा उम्मीदवार है। क्या ये डर नहीं है, क्या ये भय नहीं है उनके अंदर कि कहीं ना कहीं किसको हार का ये जो माला है वो किसको पहनाई जाए? कोई कार्यकर्ता इनकी टिकट लेने के लिए शायद तैयार नहीं था, इसी वजह से आज इन्हें अपना उम्मीदवार इतनी देरी से उतारना पड़ा। ठीक है, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं बजरंग जी। यही कारण था कि आपके पास कोई भी चेहरा नहीं था, कोई सामने नहीं आ रहा था। आप तो कह रहे हैं बहुत लंबी लिस्ट थी। बजरंग दास जी, टिकट मांगने वाले 36 कैंडिडेट थे हमारे पास, और 36 कैंडिडेट होने के कारण ही ये जो फाइनल हुई लिस्ट वो लेट हुई। पहले स्टेट लेवल के ऊपर मीटिंग करके एक कमेटी बनाई गई, एक पैनल बनाकर हाई कमान को भेजा गया और हाई कमान ने फैसला लिया। जहां तक मैं दावे के साथ कहता हूं, जो हमने कैंडिडेट उतारा है सबसे मजबूत, ईमानदार जनता का कैंडिडेट है और भारी बहुमत से जीतेगा। नहीं तो कारण भी तो होना चाहिए ना सर, जीत के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपके पास जो आपका जो कैंडिडेट है वही चीज है ना। आखिर तक आप ये दावा कर रहे थे कि सबसे पहले हमारा उम्मीदवार हम उतारेंगे मैदान में, सबसे आखिर में आप रह गए। मैं आपको कारण बताता हूं कि हम क्यों जीतेंगे कि कांग्रेस सुखबीर तंवर तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी, आप तो बीजेपी और विकास किए सर। आप पूरी बात सुनो। हाँ, बहुत जल्दी से जवाब देना, मेरी बात में कमी पाए। बात क्या है, सबसे मोटी बात, आज सरकार पूरी तरह से फाइलर है। सरकार के प्रतिनिधियों को गांवों में घुसने नहीं दिया जाता। जिस प्रकार इन्होंने 3 अध्यादेश लाकर देश के किसान, प्रदेश के किसान, आड़ती मजदूरों को बर्बाद करने की कोशिश की है, गांवों में इतना भारी विरोध है, कोई भी मंत्री आज तक बड़ौदा के अंदर जनसभा नहीं कर पाया। खुद मुख्यमंत्री गया था, मुख्यमंत्री ने कहा चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लिया, मैं रुक रहा हूं, लेकिन
सुदेश कटारिया जी से मैं इस पर जवाब लूंगा कि कैसे रोका जा रहा है, और ब्रेक के उस पर जरा ये भी समझेंगे कि कांग्रेस जब ये कह रही है कि वो अपना गढ़ बचाने में सक्षम है तो कैसे, जरा उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल आपको सबसे पहले बता देते हैं। और आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल ये कि क्या बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी रहेगी? हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है, और जल्दी से हमें भेज देना है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले बजरंग जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि लगातार आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तेजी के साथ आगे जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी सर? लगातार अगर आप चुनावों के नतीजे देख लेंगे तो उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है कांग्रेस पार्टी का, वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। पिछली बार भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली थी, उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं था। सुवेंदु जी, पहले में आज में रात दिन का फर्क है। क्या है, 5 साल जो पिछला रहा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेता बड़ौदा चुनाव के अंदर लगातार टच में रहा। और एक मैं आपको नई बात बताता हूं, आप रिकॉर्ड देख लेना। 5 साल के पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने एक दिन भी बड़ौदा के मैं बात कर अंदर रहा हूं कांग्रेस की, आप कर रहे हैं बात एंट्री मुख्यमंत्री नहीं की। मैं कह रहा हूं सर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है, वोटिंग परसेंटेज है, वो धीरे धीरे गिर रहा है। कारण इसके पीछे क्या है, ये विचार किया जा रहा है, पार्टी के भीतर मंथन किया जा रहा है इस बारे में कि क्यों ग्राफ नीचे जा रहा है? सुखबीर जी, आता हूं आपके पास। नहीं, गिर नहीं रहा, आगे हमारा बढ़ा है। मैं बता रहा हूं, ये हमारा सर कैसे बढ़ा है सर? आप क्या बात कर रहे हो? आप पिछला मैं इसलिए बढ़ा है, हमने काम किया है। लगातार जब हम चुनाव जीतते हैं जो, उसके बाद 1 साल जो हमारे वर्कर थे, हमारे नेता थे, बड़ौदा चुनाव के अंदर लगातार टच के अंदर रहे हैं। घर घर सीधा संपर्क हमने किया है। आप किसी घर के अंदर जाकर पूछोगे, एक ही आवाज आएगी, कांग्रेस। हर एक आदमी कहेगा भाई कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? हर एक किसान कहता है हमें मार दिया, फसल के तो पूरे रैली वाले नारे आप नहीं, ये तो रैली वाले नारे खरीद के अंदर दिक्कत आ रही है। ठीक है सुदेश जी, शुभेंदु जी, रैली गिराए नहीं है, आपके सामने है। आप देखिए, धान की परचेज हो रही है, मंडियों के अंदर हड़ताल चल रही है। 1 महीने से किसान मंडियों के अंदर बैठे हैं, 3 तारीख को परचेज नहीं हो रही, भुगतान नहीं हो रहा, उसका भुगतान नहीं हो रहा, भुगतान तक नहीं हो रहा। बात ये करते हैं कि हम ये करेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं 24 घंटे के अंदर धान उठा लेंगे, 70 घंटे में पेमेंट कर दे। क्या झूठ की बात करते हो? झूठ नहीं बिकने वाली है। चुप रहिए, चुप रहिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। झूठ तो तुम करते हो, इनके पास ना नीति है ना नेता है। हमारी 3 दिन पहली 30 स्टार प्रचारकों की सूची आई, बड़े नेताओं की, कि ये किस किस गांव में कौन कौन बड़ा नेता जाएगा। इनका किसी कार्यकर्ता की, किसी नेता की सूची आई हो और कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार में गया हो तो बता दो, यहाँ फेल है। उसके बाद जब इन्होंने कैंडिडेट का चयन किया तो इंतजार करते रहे कि इसका कौन कैंडिडेट आएगा, हम कौन दे, उसमें फेल है। तो सही मायने में शुभेंदु जी, बड़ौदा की जनता विकास चाहती है। बड़ौदा की जनता वहां स्थानीय मजबूत व्यक्ति चाहती है। वो स्थानीय मजबूत व्यक्ति वो है योगेश्वर दत्त जी, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के बल पर पहचान बनाई हो। वो बड़ौदा की कमान संभालने वाला, और बड़ौदा हल्का जो पिछले 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में पिछड़ा रह गया, उसको आगे ले जाने का काम करेगा। सबसे पहले शुभेंदु जी से पूछिए, कौन बड़े नेता की ड्यूटी बड़ौदा में लगाई? रणनीति क्या है आपकी? रणनीति क्या है बड़ौदा में लगाई है? नहीं, आप जमीन पर क्या कर रहे हैं? जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये तो इसको चुप करा लो, इसको चुप करा लो। ठीक है सर, संयम के साथ सर, संयम के साथ। एक कोई बड़ा नेता कहीं गया हो तो बताइए। हमारी मैं 30 को सूची दे रहा हूं, हमारी बताइए। पता तो है नहीं। अरे बताइए ना, एक बात हमने सार्वजनिक की सूची, 30 बड़े नेता वहां जाएंगे। आप बताइए, आपका कौन नेता वहां गया? कांग्रेस छिपती फिर रही है चुनाव से। कांग्रेस ने पहले हार स्वीकार कर ली। बड़ौदा की जनता ने तय कर लिया है, विकास के नाम पर चलना है, माननीय मनोहर लाल जी के नाम पर चलना है। बताइए ना, बिठा रखा है। अरे बताइए आप,
आप क्या विजन लेके बड़ौदा में जाएंगे? आप नहीं, बताइए। आपके पास जवाब है तो आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता है जो गया है अभी तक कैंपेनिंग करने के लिए? ठीक है, है ही नहीं। हमारे कांग्रेस के नेता हजारों नेता हजारों, एक का नाम बताए, एक का नाम बता दो। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र, नाम बता रहा हूँ, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र, सारे बीबी बत्रा, कुलदीप शर्मा, कौन सा आज तक बड़ौदा में नहीं गए। अरे सुना आज तक बड़ौदा में नहीं गए। बकवास कर रहा है। बड़ौदा की जनता विकास चाहती है। बड़ौदा की जनता विकास के नाम पर माननीय मनोहर लाल जी को चाहती है। बड़ौदा की जनता, बड़ौदा की नहीं सर, जनता संयम के साथ, ठीक है जरा संयमित भाषा, ठीक है मैं जरा और भी मेहमान है, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, योगेश जी, नहीं झूठ नहीं बिकेगा, ठीक है, झूठ नहीं बिकने वाला, झूठ को छोड़ के सब कुछ बिकेगा, झूठ नहीं बिकेगा, एक भी झूठ नहीं बिकेगा सर। ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ौदा में लोग घुसने नहीं देंगे। चलिए ठीक है सर, ऐसा है, ठीक है योगेश जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसा है सर, प्लीज ऐसा है योगेश जी, मैं एक बात ईमानदारी से करता हूँ। आप जब हुड्डा जी 10 साल का अपना टेन्योर पूरा करके जब हारे थे, तो उस टाइम के अगर बीजेपी के सारे भाषण अगर आप निकालोगे, किसी भी नेता के निकालो, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि इन्होंने तो सोनीपत और रोहतक में काम किया, पूरा हरियाणा खा लिया, बर्बाद कर दिया। तो ये तो इनका खुद का कहा हुआ है, सोनीपत में ही तो आता है ना बड़ौदा भी, इनके खुद के भाषण है ये तो, नंबर 1। नंबर 2 में बात करता हूँ, अल्टीमेटली ये चुनाव इस चीज पे नहीं रहेगा, डेवलपमेंट पे इस पे नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपना नैरेटिव अलग सेट करती है। जैसे बीजेपी ने एक नैरेटिव ये सेट किया कि आप बताओ 10 साल में क्या किया, खुद जवाब नहीं देंगे कि 6 साल में हमने ये कर दिया। जो वो गर्ग साहब कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि आपका जब मुख्यमंत्री 6 साल में वहां पे नहीं आता है और अब एकदम सारी की सारी एकदम घोषणाएं कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, उनका अधिकार है, मैं मानता हूं, और राजनीतिक उनका हक भी है। अगर वो ये करके जीत सकते हैं तो जीतना चाहिए उन्हें, ठीक है। मैं फिर बात कर रहा हूं, देखना अंततः ये इलेक्शन को कहीं कास्ट पे या कोई और नैरेटिव सेट करके कहीं ना कहीं ऐसी जगह घूमेगा ये, और अगर 1:1 फाइट होगी। देखो मैं तीसरी बात कर रहा हूं, शायद लगा के चल रहा हूं, शायद इनेलो, मैं कह रहा हूं जेजेपी सारी की सारी इनेलो में शिफ्ट हो जाए। अगर शिफ्ट होगी तो नतीजे लगभग वही रहने वाले हैं, लगभग, लेकिन वो ऐसा भी नहीं होगा। ये जो 33,000 वोट हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं, इनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और मैं गारंटी करता हूं जेजेपी वाला कोई जाके भाषण तो दे दे। अब ये मना कर रहे हैं, दुष्यंत जी का तो घेराव करा है किसानों ने, और वो किसानी का मुद्दा सबसे बड़ा है आज के दिन, ये कहां जवाब देंगे? अगर इनमें दम है तो दुष्यंत जी आए और आके मांगे बीजेपी के लिए वोट। ठीक है मनदीप जी, किसानों को लेकर के और मंडियों के अंदर खरीद से लेकर उठान तक का बड़ा सवाल आज भी प्रदेश की और अब बड़ौदा की जनता भी, किसान भी पूछ रहे हैं बार बार कि मंडियों के अंदर आज भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा क्या बड़ौदा के अंदर भुगतना पड़ेगा? देखिए शुभेंदु जी, जो भी ये साथी बोल रहे थे, शायद ये किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो इनकी भाषा है वो कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मिलती जुलती है। इस प्रकार से कांग्रेस के लोग दुष्यंत जी का दुष्प्रचार कर रहे हैं। नहीं सर ये व्यक्तिगत नहीं सर, व्यक्तिगत नहीं सर, ठीक है। बोलेंगे उसको जवाब भी, मैं सुखबीर जी आता हूँ उसके बाद आपके पास जवाब मिलेगा निश्चित तौर पर। दुष्यंत जी का विरोध कोई किसान नहीं कर रहा है, किसानों को तो उन्होंने ये बात कर दिया, कोई आपको धान की फसल लगाने से नहीं रोकेगा, और धान की फसल किसानों ने लगाई। आज भी दुष्यंत जी कह रहे हैं कि अगर आपकी फसल से एमएसपी की जो और मंडी व्यवस्था पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क, कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो मेरे लिए पद कोई मायने रखता, मैं किसान पहले। नहीं सर, आपने जब उप मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया कि मंडियों के अंदर खरीद नहीं होगी, परेशानी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो बार बार जो दूसरे राजनीतिक दल है वो बार बार यही कह रहे हैं, मंडियों के अंदर खरीद कहाँ हो रही है? फिर देखिए राजनीतिक दल जो कह रहे हैं, वो जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वही व्यवस्था आज मंडियों में चली आ रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल अभी तक नहीं हुआ, ना ही होने की संभावना, ना ही होगा, और ना ही नहीं। तो किसान तो परेशान आज भी है ना सर, मनदीप जी, किसान तो परेशान आज भी है। आपने व्यवस्था बदल दी लेकिन परेशानी तो आज भी किसानों के लिए है ना। मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है उस किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। हाँ देर हो सकती है,
लेकिन उसकी जाना एक तो इंतजार कितना करना पड़ेगा सर, कितना इंतजार करना पड़ेगा? 25 तारीख से आप कहते हैं कि खरीद शुरू होगी, 1 तारीख से खरीद शुरू कर पाते हैं, उसके बाद भी मंडियों के अंदर व्यवस्था नहीं बन पाती है। किसान कई कई दिनों तक मंडियों के अंदर पड़ा रहता है, इंतजार करता है कि उनकी खरीद हो पाएगी। बजरंग जी आता हूँ सर आपके पास। मंडी के अंदर खरीद मैं बताता हूँ जवाब, ये परचेज की बताता हूँ आपको। कांग्रेस के अंदर तो परंपरा ही कांटा निकालने की रही है, पहले जींद में निकाला गया और अब बड़ौदा में निकाला जाएगा। एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ भारी बहुमत से। मैं जरा सुखबीर जी से रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास भी आता हूँ। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेता और जो प्रवक्ता आते हैं बार बार दाना खरीद की बात करते हैं, जबकि 20 मिनट तक कहते हैं इनको शर्माने की। दूसरी बात यह कि दिवंगत श्री कृष्ण हुड्डा साहब मेरे नजदीक में, मेरे पड़ोस के गांव में उनकी ससुराल है और जिस प्रकार से 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और आज जिस प्रकार से उनके परिवार को हाशिए पर रख दिया गया, जिसने 3 बार प्रतिनिधित्व किया, आज निसंदेह श्री कृष्ण हुड्डा साहब की भी और उनके परिवार की आत्मा जिस प्रकार से विलाप कर रही है, कांग्रेस को आने वाले समय में पता चलेगा। इसके अलावा इस प्रकार से आज नामांकन में जो बात सामने आई और जो आज बड़ौदा में चल रहा है, आज इंडियन नेशनल लोकदल वर्सेस अन्य का मुकाबला इस बड़ौदा के चुनाव में है। और आप ये ना बोले 1970 से लेकर, चलिए ठीक है सर, बढ़ेंगे आप 3000 से 3500 पे चले जाएंगे, जरूर बढ़ेंगे। मैं जरा मनदीप जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ। मनदीप जी, आज अभय चौटाला ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। इसका जिक्र पहले भी हुआ, लेकिन आज एक बार फिर से कहा गया। आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दिया सुखबीर जी। आप देखिए इनको, आप मेरी बात पूरी होने दें। नहीं, आप इसमें नया क्या बताएंगे, बताइए। आगे 3500 पे आप पॉइंट पर रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मौका तो मैंने भी आपको दिया है ना। बढ़ोतरी होगी थोड़ी बहुत जरूर। 10 महीने में जो 10 बड़े घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से इस प्रदेश के थानों में शराब बिकी है और जो रजिस्ट्रियों में घोटाले हुए हैं और जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हुआ है और जो 3 काले कानून आए हैं, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को ना के सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है सर, अब जो घोटाले के आरोप आप लगा रहे हैं, जरा उनका जवाब भी ले लेते हैं। मनदीप जी जरा जवाब दे दीजिए जल्दी से। मनदीप जी, देखिए शुभेंदु जी, जिन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, क्या किसी विपक्ष के नेता ने उन घोटालों को उजागर किया? वो घोटाला सरकार के जो गड़बड़ी गाला, अरे सरकार ने नहीं उजागर किया, थानों में से शराब निकलवा दिया आप लोगों ने। अरे थानों में शराब निकलवाने वाले लोग। और दूसरी बात तो ये है कि जननायक जनता पार्टी का तो इस चुनाव में कोई औचित्य ही नहीं है, ना आपका ऐसा है ना आपका चुनाव की में ज्यादा मेरे। ठीक है, आपको खराब होना चाहिए। आप औचित्य ही ना तुम्हें इस प्रदेश में और इस चुनाव का परिणाम आपसे जो प्रतिपुष्टि है ना सारे। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके ठीक है योगी जी, ठीक है सर, ठीक है। आपको आगे दिखाने का काम किया है, आपके विधायक ने दिया ना, वो किसानों के साथ होते हैं। आपको चलिए ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों को मैंने मौका दे दिया। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, योगेश जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। बजरंग जी आता हूँ आपके पास। काले कानून लाए हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। निसंदेह ये गठबंधन और कांग्रेस सारे मिलके भी इंडियन नेशनल लोकदल के स्थानीय उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है सर, दावा हर कोई कर रहा है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ इस दावे में कितने सच्चाई आपको हमारा नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई ब्याह के लाडू छोटे क्यों, भाई सपने में बनाने लड्डू सारे बड़े बड़े बनाएंगे। बीजेपी वाले जमानत जब्त करा देंगे, इनेलो वाले 90,000 वोट ले जाएंगे, तो बुरा ही क्या इसमें। अब की बार लड्डू छोटे भी नहीं होंगे। सर मुझे बोल रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, आप अकेले थोड़ा कह रहे हो। लेट अस बी प्रैक्टिकल। सर सुनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, सुनो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। देखो एक कैडर वोट है, बीजेपी का कैडर वोट है, जो इनसे कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। ऐसे ही कैडर वोट इनेलो का भी है, ऐसे ही कैडर वोट जेजेपी का भी है। बीजेपी का कहाँ का कैडर वोट
वोट है कौशिक साहब। चलिए ठीक है, आईएनएलडी का ही है सिर्फ। आप मुझे बोल तो लेने दो पहले। मैं तो कह रहा हूँ आपका भी है जो 3500 आपने लिए वो कैडर वोट ही तो था आपका। एनीवे 3000। हाँ तो ये तो जो कैडर वोट है वो तो नहीं टूटेगा। तो जो मैं मनदीप जी जो बिश्नोई साहब मेरे से नाराज हो गए, वो इस बात पे ही नाराज हो गए कि अगर ये आके जो मैंने कहा दुष्यंत जी आके और एक मीटिंग करके और ये कहें कि बीजेपी को वोट डालिए, तो देखें फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। सिर्फ कैडर वोट तो जरूर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं गारंटी करता हूं उसका नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, नुकसान इसमें ज्यादा होगा। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मुझे ऐसे है, जहां बार बार बहस चल रही है, मुद्दे से हटके बात हो रही है। मुद्दा ये है कि सरकार किस मुंह से वोट मांगेगी, क्या सरकार ने काम किया है। इन्होंने सर ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी है कि कांग्रेस पार्टी किस लिहाज से वहां पर वोट मांगेगी। आप बताएंगे काम किया, आप कोई भी एक नीति बताएंगे कि उसके आधार पे हम बड़ौदा में जाएंगे। मैंने बड़ी तरतीब से आपको समझाया, प्रदेश की जनता को समझाया। ठीक है सुदेश जी, एक बार जरा उनको सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। ठीक है बजरंग जी, ठीक है सर, थोड़ा सा अपनी बात पूरी कीजिए। सुनो, आज स्थिति क्या है, जिस प्रकार इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की, झूठे किसानों पे पर्चे दर्ज किए और किसान मजदूर व्यापारियों के साथ दुनिया भर की जातियां नए नए कानून बनाकर किया, और आज भी सड़कों के ऊपर 4 महीने से किसान व्यापारी कर्मचारी बैठा है और इनकी हिम्मत नहीं है गांवों के अंदर घुस जाए। इनके नेताओं के एमपी कटारिया, सैनी, वीरेंद्र, दलाल जो कृषि मंत्री है, 3-3 घंटे तक गांवों में घेराव किया, उतरने नहीं दिया। अम्बाला में गोली चल गई, किसान। चलिए ठीक है, बहुत कम समय रह गया, जरा जवाब ले लेता हूं मैं। सुदेश कटारिया जी, एक बार ये भी कहा जा रहा है, अभय चौटाला ने ये भी कहा है, मैं मनदीप जी से भी ये सवाल पूछ रहा था कि उपचुनाव के बाद गठबंधन टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी, ये ऐसा क्या होने जा रहा है, और ये भविष्यवाणी क्या है? लोग दरवाजा बंद कर लेंगे, दरवाजा बंद। जवाब इस प्रकार की अपरिपक्वता की बात अभय सिंह चौटाला पहले भी कर चुके हैं। अगर बड़ौदा की बात करें तो वोट का आपको भी पता है, कौशिक जी को भी, प्रदेश की जनता को सबको पता है किसके कितने कैडर वोट है, किसके कितने वोट आए थे। आईएनएलडी को 3000 वोट आए थे, 3137, उससे ज्यादा बीएसपी को भी वोट आए थे। तो उस परिपक्वता का ही नतीजा है कि कहां से कहां इनेलो आ गए और कहां से कहां कांग्रेस आ गई। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है विकास का, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सच का, इनका एजेंडा है झूठ का। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया, जो 3 अध्यादेश किसानों के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए और एक क्रांतिकारी नीति इस प्रकार के लेके आए कि किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी की जाए, उस पे भी इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया। जो ये लोग 10 साल पहले खुद करना चाहते थे, उसको माननीय मोदी जी ने किया, तो उसको भी बिसराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। चर्चा तो अंतहीन है। हम बड़ौदा में विकास चाहते हैं, बड़ौदा में बराबरी का अधिकार चाहते हैं। जिस प्रकार से बड़ौदा की जनता ने माननीय योगेश्वर दत्त जी पे विश्वास जताया, और चलिए ठीक है, ये जनता को तय करने देते हैं, जनता ही तय करेगी कि आखिर किस पर वो भरोसा करती है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन जरा जल्दी से आज का सवाल जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने रखा था, जरा एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं और आपको दिखाते हैं आज का सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी रहेगी? हाँ और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा जवाब देख लेते हैं। 21% लोगों की तरफ से हाँ में जवाब दिया गया और 79% लोगों की तरफ से ना में जवाब दिया गया। क्या बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी रहेगी? हाँ और ना में अब जवाब दे दिया गया है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।